हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आई डूइंग वेल। तो आज हमारा ज्योमेट्री का पार्ट 7 जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं वो हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और दो कैटेगरीज में फिर उनके टाइप्स होंगे। जैसे सबसे पहला होगा आपका बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन साइड्स, और दूसरा होगा आपका बेस्ड ऑन एंगल्स, है ना। तो आप बेस्ड ऑन साइड्स भी आप इसे कैटेगराइज कर सकते हो, बेस्ड ऑन एंगल भी कैटेगराइज कर सकते हो। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो इनमें सबसे पहला आता है आपका, यहाँ पे आएगा बेस्ड ऑन साइड्स है तो होगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम से पता चल रहा होगा, इक्वल है, इसमें सारा कुछ इक्वल होगा। फिर आता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और फिर आता है आपका स्केलन ट्रायंगल। ओके, स्केलन ट्रायंगल। बेस्ड ऑन एंगल्स कौन कौन से हैं? बेस्ड ऑन एंगल्स आएगा आपका एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर आते हैं आपके राइट ट्रायंगल, और फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इससे पहले मैंने जितने भी प्रॉपर्टीज़ बताए थे ट्रायंगल के, सारे प्रॉपर्टीज़ सभी तरह के ट्रायंगल्स में एप्लीकेबल थे, इसलिए मैंने उन्हें डिस्कस कर लिया। अब जो जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं और उनके जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है उन्हें मैं यहाँ से डिस्कस करना शुरू करूँगा। ऐसे तो किया जा सकता था कि मैं उसे बीच बीच में ही आपको ये सब बताते चला जाऊँ, लेकिन है क्या कि आपको पता होना चाहिए कि सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉमन एंड सम आर स्पेसिफिक। कुछ कॉमन है, सब में अप्लाई हो जाते हैं सब, और कुछ जो होते हैं वो सब में अप्लाई नहीं होते हैं। तो आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं आज बेस्ड ऑन साइड्स। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक क्विक हम लोग समरी देखते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको बेस्ड ऑन साइड्स कौन सा था? अगर आप स्केलन से शुरू करते हो, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? अगर कोई ट्रायंगल है जिसका आपका कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं होगा, है ना, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, यानी कि इसका जो भी लेंथ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इसे हम स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। सबका लेंथ जो है अनइक्वल है ना। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपका कोई भी जो एंगल है, अगर आपका ये एंगल है, ये थीटा एंगल जितना बड़ा होगा ऑपोजिट वाला साइड उतना बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। ये बात को नोटिस करना, ये बहुत जगह अप्लाई होगा। और इसी से मिलता जुलता हुआ बात क्या होगा जो हम नेक्स्ट टाइप में देखेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये थीटा है, ये जितना बड़ा होगा, अगर ये इतना बड़ा है तो अपोजिट साइड इतना ही बड़ा होगा ना। अगर ये इतना बड़ा हो गया तो ये अपोजिट साइड इतना हो गया, ये अगर इतना बड़ा हो गया तो ये अपोजिट साइड इतना बड़ा हो गया, है ना। कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने स्केलन ट्रायंगल में। तो अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो आपके एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी। नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस में होता क्या है, कोई भी दो साइड इक्वल होंगे, कोई भी दो साइड इक्वल होंगे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। कोई भी दो साइड इक्वल होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ओके, अब क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल आया? देखो, इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल आया, ठीक है। इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल आया, है ना। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। और इस प्रॉपर्टी को हम एक स्पेसिफिक नाम से बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। तो इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के जो ऑपोजिट में जो साइड्स होते हैं, सॉरी एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। देखो, अगर यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, यहाँ पर दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है आपका? एंगल बी। और ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ए बी के ऑपोजिट में आपका एंगल है सी। तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब अगर ये दो साइड्स इक्वल होते हैं तो इससे बहुत सारे और भी चीज़ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम सब ड्रॉ कर सकते हैं, क्या ड्रॉ कर सकते हैं? चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, और कोशिश करेंगे कि ये आइसोसेलेस ही दिखे। राइट, ये आइसोसेलेस ही दिख रहा है, चलो इक्विलैटरल जैसा दिख रहा है, बट मान लेते हैं ये आइसोसेलेस है। ये आपका साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, और ये जो एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सिंपल सी बात है। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको पहले देखो, मान लेते हैं कि ए बी सी इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अगर ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें आपका दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऊपर वाले प्रॉपर्टी से देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब मान लो कि ये जो है आपका ए डी,
यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ए डी, जो बी में जाके इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो ये जो आपका ए डी है, ये आपका ये जो एंगल है ए, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर ये एंगल ए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये एंगल विल बी आपका एंगल ए बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल डी ए सी, ठीक है। तो इसे हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर इसे मेंशन कर देते हैं, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी बोलो या फिर बी बोलो या ए बोलो, बात एक ही है ना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं ना कि आपका एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल हाफ्स में काटेगा, ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, अगर हम कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, बी ए डी और एंगल ट्राइंगल सी ए डी। यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी है ना हमारे पास। उससे हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, पहला चीज़ तो मिल गया हमें। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगेन वहीं से हमने इसी से ड्रॉ कर लिया इसे। उसके बाद हमारे पास एंगल अभी दिया हुआ है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, क्यों, क्योंकि ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, है ना। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो आपका ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हो रहा है क्या, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है देयरफॉर ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल भी है सिमिलर भी है ना। ये वाला जो टिल्डेड साइन है ये सिमिलर होता है, और इक्वल मतलब सारे पार्ट्स भी इक्वल है, एक जैसा दिखता भी है और सारे पार्ट्स इक्वल भी हैं। सी ए डी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, फाइन। अगर ये ऐसा हुआ, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि आपका बी डी विल बी इक्वल टू डी सी या सी डी, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। क्यों, सी पी सी टी है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो साइड्स, मतलब कि उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यानी यहाँ पर बी डी इज इक्वल टू डी सी आया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो, यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन सा, अनइक्वल, या फिर जो एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है। देखो, मैं किसी बुक से रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो आप मेरी बात है वो आप समझ पा रहे होगे कि जो दो साइड्स तो दो एंगल्स तो इक्वल है, दो साइड्स इक्वल हैं, जो अनइक्वल वाला पार्ट है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ अनइक्वल एंगल, ठीक है, यानी कि जैसे टॉप वाले एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अनइक्वल एंगल bisects the side opposite to the vertex, जो भी वर्टेक्स थे। देखो यहाँ पर ये जो साइड था, ये साइड इक्वल था, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। ये वाला जो आपका एंगल ये आपका इक्वल नहीं था ना। तो इसके जो हमने यहाँ से जो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर नहीं, एंगल बाइसेक्टर जो ड्रॉप की बनाया, ये क्या होगा, जो आपका बेस वाले साइड है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बस इतनी सी बात हमें यहाँ से जाननी थी। ये जो हम लोगों ने ये जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया, इससे हमें ये पता चला, फाइन। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख ली है। पहला क्या है, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोगों ने देखा कि अगर आपका एडी अगर एंगल बाइसेक्टर है तो वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेंगे मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, अगर कोई एक ट्राइंगल है, अगर ये साइड, ये जो वर्टेक्स है यहाँ से अगर ये हम लोग मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड में मिला देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेडन कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था मेडन क्या होता है। मेडन इज अ लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो अगर ये दोनों इक्वल है, ये पार्ट अगर इक्वल है, ये पार्ट अगर इक्वल है, यानी कि ये जो है ये मिड पॉइंट है, डी जो है मिड पॉइंट है, तो ए डी क्या होगा, ए डी मेडन होगा ना। तो हमें ये भी कह सकते हैं
कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स एंगल, जो कि हमें यहाँ पता है कि अनइक्वल एंगल है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, इज ऑल्सो क्या, इज ऑल्सो मेड इन टू द ऑपोजिट साइड। फाइन, समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ, अगर ये मिड पॉइंट है डी, अगर मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब आपका ए डी जो है ये मेडन भी है, क्योंकि मेडन का डेफिनेशन ही होता है लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मेडन। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी है, मेडन भी है। अब इसी जो फिगर है इसे हमें एक बार फिर से बना लेते हैं। देखो, इससे हमें एक और पॉइंट मिलेगा अभी। अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, फाइन, और ये आपका ए बी सी, ये आपका क्या था, ये देखो, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ओके, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, है कि नहीं? हम लोगों ने देख लिया है आपका बी ए डी जो है आपका एंगल बाइसेक्टर था, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो गया, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। तो आपको तो ये बात तो समझ में आ ही जा रहा होगा कि एंगल, ये एंगल जो होगा आपका, ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ऐसे अगर मैं थीटा बोलता हूँ तो ये भी आपका थीटा होगा, क्योंकि ये एक्स है तो ये एक्स है, ये वाई है तो ये वाई है, तो ये भी तो इक्वल होंगे ना। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से भी समझ लो। मान लो ये आपका जो ट्रायंगल था ए बी सी, और ये जो था आपका डी, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए डी, अभी हम लोगों ने ये प्रूफ किया। और कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ए डी दोनों में कॉमन है दोनों में ए डी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है ना कि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल था, है ना। और बी डी इज इक्वल टू डी सी हम लोगों ने देख ही लिया, है ना। इसी तरह से अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, ये आपका कुछ भी मान लो, अगर ये एक्स है तो ये एक्स हो गया, ये वाई है तो ये वाई हो गया, और ये जेड है तो ये भी जेड होगा। यानी कि एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए होगा, एकदम इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये तो समझ में आ गया हमें। अगर ये इक्वल है, ऑल्सो हम ये देख रहे हैं कि आपका बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं ना कि एंगल बी डी ए प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या हुआ, ये भी आपका 90 होगा, ये भी आपका 90 होगा। कैलकुलेशन ईजी है, आप जानते ही हो, समझ ही जाओगे, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, इसे भी दिखा दूँ क्या कि कैसे होगा। मान लो कि ये ऐसा हो गया, तो आपका एक किसी में मान लो ये आपका बी डी ए प्लस एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये जो बी डी है और सी डी ए दोनों इक्वल ही है ना, ठीक है। तो एंगल बी डी ए ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी डी ए 180 बाई 2 दैट इज़ 90 डिग्री। यानी कि अगर आपका ये एंगल अगर आपका 90 है तो ये भी आपका 90 होगा, तब तो 180 होगा ना टोटल, ठीक है। अब तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन एक और निकालते हैं, हम यहाँ से ये निकालते हैं ना कि आपका ए डी इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना। ऑल्सो को छोड़ो भी, यहाँ पे ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ये भी हम कंक्लूजन निकाल दिए। तो हमने क्या देखा कि ए डी जो है, ये यहाँ पे ए डी जो एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे ए डी जो है मीडियन है, और यहाँ पे ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है। तो हमें इन अ नटशेल क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका जो ए डी जो है जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर भी है, यहीं है आपका मेडियन भी है, ठीक है, और यहीं है आपका परपेंडिकुलर भी है। और बिकॉज ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहा है ऑपोजिट साइड को, बाइसेक्ट कर रहा है ना ऑपोजिट साइड को, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो इसे ध्यान में रखना। इस प्रॉपर्टी से इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल से आपको इतना तो जानना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है, ये तो चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लेना, ठीक ना। इसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कॉमन जो होते हैं, इसके अलावा स्पेसिफिक इसमें क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज से हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और आपका ए बी सी इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या होगा, आपका ये पार्ट और ये पार्ट तो इक्वल होगा, है ना। तो इसे हम कुछ इस तरह से नेमिंग करते हैं कि ये जो इक्वल पार्ट्स हैं उन्हें हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये ए होगा, ये ए होगा, फाइन,
और इसके जो अपोजिट में है इसे हम बी नाम देते हैं। फाइन, तो ये यहाँ से यहाँ तक बी है और ये ए है, इधर भी आपका ए है। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर दें यहाँ पर डी में, जो कि इसका हाइट है, ए डी आपका क्या है, ए डी इज़ हाइट भी है, और हमें ये पता ही है कि ये आपका परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा ना। तो अगर बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा तो ये बी है, तो इसे हम कह सकते हैं ना b/2 होगा, ये भी b/2 होगा। ठीक है, कैसे आएगा ये हम लोगों ने देख ही लिया है ना। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि आपका जो हाइट है, ठीक है, ए डी जो है ये क्या होगा, आपका पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो ए डी का स्क्वायर, हम इन ट्राइंगल किस में देख रहे हैं, हम इसे इन ट्राइंगल बी ए डी, चलो बी ए डी में अगर हम देखते हैं तो बी ए डी में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर क्या है, ए डी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है आपका ए का स्क्वायर माइनस बी डी क्या है आपका b/2 इसका स्क्वायर है ना। तो ए डी ये क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ओके, बी स्क्वायर बाई 4 ए डी का स्क्वायर था ये। तो आपका ए डी हो जाएगा होल रूट, अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, यानी कि ए डी क्या था आपका, हाइट किसका, ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो 4 है ये रूट के बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि हाफ रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है तो उसका आप कैसे निकालोगे क्या, इसे आपको याद रखना है, मैंने इसे बता दिया कैसे आता है ये। ठीक है, तो अगर हाइट इतना होता है तो एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा आपका हाफ बेस, एरिया ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ बेस अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या है बी सी है ना, बेस बी सी है और हाइट क्या है ए डी है, तो हाफ बी सी यानी कि बी और ए डी यानी कि एच, अभी जिसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, तो ये क्या हो गया हाफ बेस बी है और हाइट अभी हम लोगों ने देखा हाफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना। देयरफॉर हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/4 बी रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, याद रहेगा तो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद रहेगा तो फिर आप इस तरह से निकाल देना, निकालना भी कोई ज़रूरत है नहीं, आप यहाँ पर से बस समझ लेना कैसे ऐसे होता है, सिंपल लॉजिक पाइथागोरस थ्योरम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। फाइन, बेस्ड ऑन साइड्स में आपका जो तीसरा है वो क्या है, आपका थर्ड है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा इसमें एक बात और, ये जो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, ये जो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका जितने भी पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स जैसे कि आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, जितने भी सेंटर है जिसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही चुका हूँ, डिस्कस कर ही दिया है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, ये सारे के सारे ETC जो भी होते हैं सब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, एक ही लाइन पे रहते हैं, दैट इज दे आर कोलिनियर, लाइज ऑन द सेम लाइन, दैट इज दे आर क्या कोलिनियर मतलब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, नाउ अब आते हैं अपने कौन सा पार्ट में, इक्विलैटरल ट्राइंगल में आते हैं, है ना। तो बेस्ड ऑन साइड्स में जो अपना तीसरा क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि सारे जो साइड्स हैं ये इसके इक्वल होंगे, ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। जैसे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर ये सारे साइड्स इक्वल हैं तो साइड ऑपोजिट इक्वल एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने उसमें देखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, इस साइड का ऑपोजिट अगर ये थीटा होगा तो ये साइड भी तो इसके इक्वल है ना, तो इसका ऑपोजिट भी तो थीटा ही होगा, और ये साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, थीटा ही आएगा, यानी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद इसमें हमें और क्या जानना है,
हमने ऊपर में देखा था कि जब दो साइड्स इक्वल थे आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में, तो सारे जो पॉइंट्स थे वो कोलिनियर हो गए थे, है ना। और क्योंकि दो साइड्स इक्वल थे तो कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर गए, जैसे आपका ऑल्टीट्यूड जो था, हाइट जो था, मीडियन जो था, और आपका एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब एक ही जगह लाइक कर गया था, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है, सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है कि अगर ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो आपका जो मीडियन होगा, ठीक है, जो मीडियन होगा यहीं आपका परपेंडिकुलर होगा, यहीं आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यहीं आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर होगा। समझ में आया? अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है, यानी कि जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, जितने भी आपके सेंटर्स हैं, ऑल सेंटर्स कंसाइड्स, सारे सेंटर कंसाइड कर जाएंगे। दैट इज़ जैसे आपका सेंट्रॉइड हो गया, फिर आपका इन सेंटर, फिर आता है कि आपका एक सेंटर नहीं, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द सेम पॉइंट, एक ही जगह पे, एक लाइन पे नहीं। आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन पे था ना, सेम लाइन पे था। यहाँ पे लाइन नहीं, यहाँ पे आपका एक ही पॉइंट पे सारे के सारे एक ही जगह पे लाई करेंगे, ठीक है, सारे के सारे जो है आपका एक ही जगह पे लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैं ए डी की बात करूँ तो ए डी यहीं आपका मीडियन भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है, सारा चीज़ होगा। उसी तरह से बी ई हो गया या फिर आपका सी एफ हो गया, सारा के सारे एक ही जगह पे लाई करेंगे। ये जो पॉइंट है आपका ओ, यही है आपका सेंट्रॉइड भी होगा, इन सेंटर होगा, सर्कम सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, सारा कुछ होगा। ओके, समझ में आ गया। और इसके अलावा जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया ये सब। अगर एरिया की बात करें, हाइट की बात करें, तो अगेन जो सेम तरीका था हमारा वहीं अप्लाई करेंगे। इस पर मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली बताते चला जाता हूँ, ठीक है। इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल का जैसा दिखना भी चाहिए ना, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनाएंगे। तो ये अगर हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो ए के अपोजिट में ए होगा। हम लोग नेमिंग भी कुछ इसी तरह से करते हैं। आइसोसेलेस को आप इग्नोर कर देना, उसे जस्ट याद रखने के लिए सुविधा हो, इसलिए हम लोगों ने वैसा नहीं किया। नहीं तो जनरली कभी भी आप ट्रायंगल बनाओ तो जो आपका एंगल होता है उसके जो अपोजिट में है आप उसी साइड को मेंशन करो। जैसे ए के अपोजिट में ये छोटा ए, ये बी के अपोजिट में छोटा बी साइड, ठीक है, साइड, और ये सी, फाइन। तो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। अब देखो, बिकॉज ए बी सी जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यानी कि आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। और सबको मान लेते हैं कि सब ए के बराबर है ना, सबका जो साइड है वो ए है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे डी, तो ए डी क्या आएगा, डायरेक्टली देखो ये ए है, ये ए बाई टू हो जाएगा, यानी कि ए डी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, आपका ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, जो कि ए का स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, जो कि होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, जो कि होगा फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। ये हो गया आपका थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। ये क्या है, ये ए डी का स्क्वायर है ना। दिस इम्प्लाइज दैट ए डी क्या आ जाएगा आपका रूट ओवर थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। तो देयरफॉर आपका ए डी क्या था, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या आ जाता है, ये होगा। आप जब इसे करोगे तो यहाँ पर रूट थ्री बाई टू ए स्क्वायर, सॉरी रूट थ्री बाई टू ए, ठीक है। तो ये आपका हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। ये हो जाएगा आपका हाफ बेस, क्या है बेस, देखो सबका साइड सेम है ना, ए है, सबका साइड तो एक ही है, ए, हाइट क्या है रूट थ्री बाई टू ए होगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या आ जाता है, देखो ये टू वन बाई फोर ए और ए मिल करके ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। ये हमारा आपका एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तरीका पता होना चाहिए कैसे आ रहा है, बिकॉज आजकल का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड आ नहीं रहे। आपके जो डेरिवेशन से उसी से कुछ ना कुछ निकाल के दे दिया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए फॉर्मूलास आ कैसे रहे हैं। और अगर आपने फॉर्मूला कैसे आया ये देख लिया तो आपको फॉर्मूला याद भी रहेगा, है ना। मैं एक दो फॉर्मूला और बता देता हूँ आपको, इसके स्पेसिफिक होते हैं। जैसे इसके जो सर्कम रेडियस होता है, ठीक है, सर्कम रेडियस ये होता है आपका ए बाई रूट थ्री, और जो इन रेडियस होता है ये होता है आपका ए बाई टू रूट थ्री, ठीक है, आप इसे भी याद रखना। तो अगर आप सर्कम रेडियस बटा इन रेडियस का अगर आप रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, ए बाई रूट थ्री बाई ए बाई
2√3 आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो आएगा आपका 1/2, दैट इज़ आपका R/R का रेशो क्या आता है, R/R, ये नीचे ना, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ये 1 में था ना, ये 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 2:1। आपको इसे भी याद रखना है। मैंने डायरेक्ट बता दिया, इसके डेरिवेशंस मैं बता दूंगा जब मैं डिटेल्स में लूँगा क्लास, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ क्रैश कोर्स और ऑलरेडी काफ़ी डिले चल रहा है सेशन, तो इसे मैं यहीं पर रखता हूँ। आप इसे याद रखना, जब मैं इसे डिटेल्स में जब पूरे ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा उस समय मैं बता दूँगा, बिकॉज ज्योमेट्री एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। अगर डिटेल्स में सारी चीज़ को अगर डील किया जाए तो सिर्फ आपके ज्योमेट्री के थ्योरी को बताने में ही एटलीस्ट 35 से 40 क्लासेस चले जाएंगे, है ना। तो उसे ऐसा नहीं करना है हमें, हम डिटेल्स में बाद में देख लेंगे। ओके, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो आपका बेस्ड ऑन एंगल्स है इसे शुरू करेंगे, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इन द सेंस इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है राइट एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में भी कुछ कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक्यूट में भी पता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करूँगा, सो दैट ये क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सेव वाटर सेफ्टी सेव अर्थ। जय हिंद, जय भारत।